या आप सभी को नमस्कार। हम लोग अभी जो 35th कारिका है उसको देखते हैं। ये कारिका बड़ी सिंपल सी है और लेकिन ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप बताती है। हमने जैसे देखा था कि हमारे अंदर 13 प्रकार के ऑर्गन्स हैं। या बोलिए कि उसका संस्कृत शब्द है मेरे ख्याल से कर नानी, मतलब जो देखती है और उस पे कुछ एक्शन लेती है। तो ये जो 13 प्रकार के ऑर्गन्स हैं, अ, इसमें 10 ऑर्गन ऐसे हैं जो बाहर की दुनिया से जुड़े हुए हैं और 3 ऑर्गन ऐसे हैं जो कि इंटरनल हैं, हमारे अंदर काम करते हैं। और ये जो 3 इंटरनल हैं, उनके बाहर के जो 10 एक्सटर्नल ऑर्गन हैं, वो एक्चुअली इन 3 के लिए वस्तुओं समान काम करते हैं, ऑब्जेक्ट समान काम करते हैं। मतलब ये 3 इंटरनल ऑर्गन बाकी 10 ऑर्गन को देखते हैं और उनके लिए ये ऑब्जेक्ट है। उनके लिए ये एक वस्तु है जिसपे वो फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, उसको इल्यूमिनेट करते हैं, उस पे प्रकाश डालते हैं और उसके माध्यम से बाहर की दुनिया से या तो ज्ञान अंदर लेते हैं या तो कर्म बाहर करते हैं। तो ये 35th कारिका में वो बोलते हैं कि जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो 3 हैं और उसमें बुद्धि और बाकी 2 इंटरनल ऑर्गन्स मतलब अहंकार और मानस, ये सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। ये तीनों के 3 सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। मतलब बाहर से कुछ भी अंदर आना हो, शरीर के बाहर से कोई भी ज्ञान अंदर आना हो, तो इन 3 में आता है, बुद्धि, अहंकार, मानस। और अंदर से कुछ इंस्ट्रक्शन लेके बाहर कुछ करना हो, तो वो भी इंस्ट्रक्शन इन 3 से आता है, बुद्धि, अहंकार और मानस। अब ये जो अंदर वाले हैं 3, ये सुपीरियर हैं और जो बाहर वाले हैं 10, वो इसके मुकाबले इंफीरियर है, इनके सबऑर्डिनेट हैं, इनके कंट्रोल में है। तो यहां पे ये बोलते हैं कि जो अंदर वाले हैं उनको हम मान सकते हैं कि वो जेल के सिक्योरिटी के समान है। वो कंट्रोल करते हैं कि एक जेल में या एक घर में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, वो ये 3 निर्णय करते हैं, बुद्धि, अहंकार, मानस। और जो बाकी के 10 हैं, जो सबऑर्डिनेट हैं, जो इनके अंडर काम करते हैं, जो बाहर है, उसको हम ये कह सकते हैं कि वो 10 दरवाजे हैं। उन दरवाजों के माध्यम से बाहर का इंफॉर्मेशन अंदर आता है या अंदर का ऑर्डर बाहर जाता है और दुनिया में हम अपने कर्म इंद्रियों के द्वारा कुछ बदलते हैं। तो इंद्रियां जो हैं वो दरवाजे हैं। वो दरवाजों को ये 3 कंट्रोल करते हैं, बुद्धि, अहंकार और मानस। ये एक घर या एक जेल के आप बोल लीजिए गार्ड्स के समान है, सिक्योरिटी के समान है। ये तय करते हैं कि वो जो 10 खुले हुए दरवाजे हैं, जो 10 सबऑर्डिनेट ऑर्गन्स हैं, जिनमें 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, वो कब फंक्शन करेंगी
कैसे फंक्शन करेंगी, वो ये अंदर के तीन कंट्रोल करते हैं, बुद्धि, अहंकार, मानस। और बुद्धि जो है इसमें वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अंदर अंदर के तीन ऑर्गन्स में से बुद्धि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अंदर के तीन ऑर्गन्स को हम सिक्योरिटी समझते हैं या सिक्योरिटी गार्ड समझते हैं, तो उनका सुपरवाइजर बुद्धि है। तो बुद्धि जो है वो अहंकार से भी ऊपर है और मानस से भी ऊपर है। तो ऐसा इस कारिका में समझाया गया है। और इसके बारे में ये और डिटेल में जो नेक्स्ट कारिका है, 36th कारिका है, उसमें समझाएंगे और स्पष्ट करेंगे कि ये 13 के 13 ऑर्गन किसके लिए काम कर रहे हैं, इनका काम करने का मकसद क्या है, इनका पर्पस क्या है, इनका गोल क्या है, और कौन है जो इनसे प्रसन्न होता है या इनसे दुखी होता है, इनका कंट्रोलर कौन है, उसके ऊपर में ये 36 कारिका में थोड़ा डिटेल में फिर समझाते हैं। तो ये जो 35th कारिका है, ये सबको क्लियर है कि किसी का कोई क्वेश्चन है इस पे? अगर सबको क्लियर है तो हम लोग 36 पे जाएंगे। किसी को कुछ पूछना है तो फिर अभी पूछ लीजिए। ओके, क्लियर है, फाइन। तो आगे बढ़ते हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो एक्सटर्नल ऑर्गन है 10, उसको अगर हम माइंड के साथ मतलब मानस के साथ जोड़ें और अहंकार के साथ जोड़ें तो ये 12 हो जाती हैं। और ये 12 की 12 एक दूसरे से अलग है। पांचों ज्ञान इंद्रियां एक दूसरे से अलग हैं, पांचों कर्म इंद्रियां एक दूसरे से अलग हैं। इसका मतलब ये 10 जो इंद्रियां हैं वो एक दूसरे से अलग हैं। प्लस ये 10 इंद्रियां मानस से अलग हैं और अहंकार से अलग हैं। तो ये 12 के 12 का अपना यूनिक कैरेक्टर है, यूनिक पर्पस है। और इनमें फर्क क्यों है? ये 12 के 12 अलग अलग है, तो इनमें फर्क क्यों है? इनमें फर्क इसलिए है क्योंकि जो तीन गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, उन तीन गुणों का कॉम्बिनेशन इन 12 में अलग अलग है। ये तीन गुणों का कॉम्बिनेशन किसी दो में सेम नहीं है। तो मान लीजिए सत्व का परसेंटेज, रजस का परसेंटेज और तमस का परसेंटेज, ये 12 के 12 में अलग वैल्यूज में है। इसलिए इन 12 के 12 का फंक्शन अलग है, कैरेक्टरिस्टिक अलग है, नेचर अलग है और इनका कार्य अलग है। और उसके बाद वो क्या बोलते हैं कि ये जो 12 के 12 है, इनको हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये 12 के 12 मिलकर एक दिए के समान है, एक लैंप के समान है। हम बोल सकते हैं या तो एक रोशनी के समान है, एक कैंडल के समान है। ये क्या करता है, ये लैंप, ये कैंडल, ये लाइट का सोर्स, ये जितने भी ऑब्जेक्ट है उनको इल्यूमिनेट करता है, उन पे रोशनी डालता है, उन पे प्रकाश डालता है। और उनको प्रकाशित करने के बाद बुद्धि के सामने पेश करता है। इसका मतलब हमारी बाहर की दुनिया में जो कुछ भी हम देखना चाहते हैं वो प्रकाशित होती है और अंदर उसका ज्ञान आता है, जो कि अंदर बुद्धि तक पहुंचता है और बुद्धि देखती है। और ये जो 12 हैं,
इनकी जो रोशनी है, इनकी जो लौ है, इसमें जो लैंप समान ये जलती है, रोशनी देती है, ये बाहर अगर हम कोई काम करते हैं पांच कर्मेंद्रियों के द्वारा, तो उसके बारे में क्या हो रहा है, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है, उसमें क्या एक्शन लिया जा रहा है, वो भी प्रकाशित होता है, और वो भी इंफॉर्मेशन अंदर आती है, और वो ये 12 के 12 बुद्धि तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा जो भी काम मानस में हो रहा है, उसमें भी इसकी रोशनी गिरती है, और वो भी बुद्धि देख पाती है। और उसी प्रकार से अहंकार पर भी रोशनी गिरती है। अहंकार में भी जो एक्टिविटी हो रही है, वो बुद्धि देख पाती है। तो मतलब ये जो 13 ऑर्गन है, इनमें से 12 ऑर्गन काम कर रहे हैं बुद्धि तक जानकारी पहुंचाने के लिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन लाने के लिए, कंप्लीट ज्ञान लाने के लिए। अब ये बुद्धि तक क्यों ला रहे हैं, बुद्धि का ऐसा क्या इंपॉर्टेंट रोल है? तो हमने देखा था पहले कारिका में कि बुद्धि जो है वो सुपरवाइजर है। बुद्धि जो है इन 13 की बॉस है। और इन 13 में जो तीन अंदर के हैं, बुद्धि, अहंकार और मानस, वो बाकी 10 के बॉस हैं। वो बाकी 10 को कंट्रोल करते हैं। लेकिन बुद्धि जो है वो अहंकार और मानस को भी कंट्रोल करती है, और बाकी 10 को भी कंट्रोल करती है। वो सीनियर मोस्ट है। वो 13 में से टॉप पे है। और वो टॉप पे क्यों है? क्योंकि वो प्रकृति की पहली उपज है। वो सीनियर मोस्ट है। और पुरुष उसके पास में है, और पुरुष उसके अंदर प्रकृति को देखता है। तो प्रकृति को क्या देखता है? प्रकृति के बदलावों को देखता है, प्रकृति के हरकतों को देखता है। तो प्रकृति के बदलाव, प्रकृति की हरकत कहां हो रही है? 5 ज्ञान इंद्रियों में हो रही है, 5 कर्म इंद्रियों में हो रही है, मानस में हो रही है, अहंकार में हो रही है, और बुद्धि में हो रही है। लेकिन बुद्धि बाकी सब की हरकत, बाकी सब का एक्शन कलेक्ट करके अपने अंदर पुरुष को दिखाती है। इसलिए 12 जो है वो बुद्धि तक लेके आते हैं, और बुद्धि पुरुष को दिखाती है, और पुरुष बुद्धि के माध्यम से भोग करता है और देखता है। तो पुरुष देखता क्यों है? क्योंकि पुरुष ने प्रकृति की प्रक्रिया चालू ही करी है, भोगने के लिए, देखने के लिए, जानने के लिए। पुरुष, हम बोल सकते हैं, एक किस्म से अल्टीमेट लेवल तक देखना चाहता है, हाईएस्ट लेवल तक देखना चाहता है, आनंद देखना चाहता है। तो कैसे देखता है? पुरुष जब मूल प्रकृति में आके देखता है, तो मूल प्रकृति अनंत संभावनाओं की कलेक्शन है। संभावनाएं हैं, ये अभी तक व्यक्त नहीं हुई हैं, रियल नहीं बनी है, दुनिया में नहीं आई है, मैनिफेस्ट नहीं हुई है। तो जब पुरुष उसको देखता है, तब वहां से प्रकृति की रचना की प्रक्रिया चालू होती है, और वो संस्कार आता है बुद्धि में। वहां से वो संस्कार समय आने पे सही लोगों के बीच में, सही जगह जब आता है, सही देश में, वो वासना के रूप में अहंकार में आती है। अहंकार तन्मात्राएं बनाती है,
तन्मात्राओं से पंचमहाभूत बनते हैं। तो ये जो चैनल है, ये जो रूट है, ये जो ट्रैक है, ये जो लाइन है, ये फिजिकल वर्ल्ड बनाने की लाइन है, एक्शन है, प्रक्रिया है। अब फिजिकल वर्ल्ड बना तो कैसे बना, क्या क्वालिटी का बना, जैसा पुरुष चाह रहा था वैसा बना कि नहीं बना, ये कैसे मालूम चलेगा? वो मालूम चलेगा इंद्रियों के द्वारा। तो उसके लिए हमको 5 ज्ञान इंद्रियां का प्रयोग होता है, और उसके बाद मानस का, अहंकार का प्रयोग होता है, और बुद्धि तक आता है। तो ये फीडबैक का रूट है कि जो बनाया गया वो कैसा बना, वो फीडबैक आता है बुद्धि पे। उसमें ये 10 इंद्रियां बाहर की और 3 इंद्रियां अंदर की, इनका प्रयोग होता है। और जब वो अंदर आया फीडबैक, और जब बुद्धि को मालूम चला कि क्या बना, तो बुद्धि को मालूम है कि क्या बोला गया था बनाने के लिए, और उसके मशीन ने, उसके सिस्टम ने, उसके बच्चों ने, उससे निकले हुए अहंकार ने, तन्मात्राओं ने, पंचमहाभूत ने क्या बनाया, क्या बना, वो चेक करता है, देखता है, परखता है 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, और वो सिग्नल मानस, अहंकार, बुद्धि में आता है। अगर बुद्धि देखता है कि ठीक बना है, तो बुद्धि को आनंद का एहसास होता है, और वही आनंद का एहसास पुरुष को होता है। पुरुष देखता है आनंद, पुरुष एक्सपीरियंसर है, पुरुष एक्सपीरियंस करता है। और पुरुष क्यों पैदा कर रहा है प्रकृति को? प्रकृति पुरुष के लिए ही बनती है, पुरुष कंट्रोल करता है प्रकृति को। तो पुरुष अपने आनंद के लिए मूल प्रकृति को जाके देखता है, कुछ पसंद करता है, किसी पर्टिकुलर चीज को देखता है, और जो अभी मैनिफेस्ट नहीं हुई है, जो जगत में नहीं आई है, जो सिर्फ संभावना के रूप में है, उसको वो संभावित करता है। तो प्रकृति में जब पुरुष देखता रहेगा, तब तक प्रकृति में निर्माण होता रहेगा। अगर प्रकृति में पुरुष देखना बंद कर दे, तो वो क्रिएशन का प्रोसेस बंद हो जाएगा। तो पुरुष जब भी अपने क्रिएशन को देखता है, वो क्रिएशन आगे बढ़ती रहती है, वो क्रिएशन का साइकिल चलता रहता है, वो रजस, सत्व और तमस नाचते रहते हैं। लेकिन अगर पुरुष देखना बंद कर दे, तो पुरुष के पास चॉइस क्या है? पुरुष के पास 2 चॉइस है, या तो वो मूल प्रकृति को देखे, या तो वो अपने स्वरूप को देखे। जब वो मूल प्रकृति को देखता है, तो वापस रचना चालू हो जाती है। लेकिन अगर वो अपने स्वरूप को देखता है, प्रकृति को नहीं देखता है, मूल प्रकृति को नहीं देखता है, अपने आप को देखता है, तो प्रकृति रुक जाती है, और प्रकृति फिर गायब हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, एग्जिस्टेंस से निकल जाती है, और वो जाके मूल प्रकृति में मिल जाती है। सिर्फ मूल प्रकृति बचती है, जो कि एक संभावनाओं की कलेक्शन है, इनफाइनाइट कलेक्शन है। जो जो संभावनाएं मूल प्रकृति में हैं, वो रियल वर्ल्ड में आ सकती हैं, अगर उसको पुरुष देखे उस संभावना को। तो कैसे मालूम पड़ता है कि कौन सी संभावना मूल प्रकृति में है? अगर आप कोई भी चीज सोच सकते हैं, तो वो मूल प्रकृति में थी, पुरुष ने देखा उसको, इसलिए वो आपके बुद्धि में आई, इसलिए आपके विचार में वो संभावना आई। इसका मतलब वो संभावना एग्जिस्टेंस में है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं हुई है। अभी मेंटल रूप पे व्यक्त हुई है, फिजिकल रूप में व्यक्त अभी तक नहीं हुई है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है, और इसलिए यहां कहा जा रहा है
कि ये जो 12 ऑर्गन हैं ये एक दिए के समान काम करते हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर रोशनी डालते हैं, उसका ज्ञान लेते हैं, वो ज्ञान लाके बुद्धि को देते हैं, बुद्धि वो ज्ञान पुरुष को दिखाती है, पुरुष को अगर वो ज्ञान जो वो चाह रहा था उससे मेल खाता है तो बुद्धि में आनंद आता है जो पुरुष एहसास करता है। और अगर वो नहीं होता है तो बुद्धि कर्म इंद्रियों के द्वारा जो पंच महातत्व बने हैं उसमें बदल करती है, उसमें बदलाव करती है, फिर चेक करती है वापस इंद्रियों के द्वारा कि क्या बना अभी। अगर उसके पसंद का बना, जो उसको इंस्ट्रक्शन मिला था वैसा बना, तो प्रकृति को फिर आनंद आता है और वहां पे वो क्रिएशन का प्रोसेस उस पर्टिकुलर असाइनमेंट का बंद हो जाता है। वो जो संस्कार था वो पूर्ण रूप से फलित हो गया और हम बोल सकते हैं कि उसमें अगर एक सुंदर सा फूल बनना था तो सुंदर सा फूल बन गया, अब उसका कोई रोल नहीं है, वो खत्म है। अब फिर अगले संस्कार का काम होगा। तो जब तक संस्कार रहेंगे तब तक जीवन चलता रहेगा। अगर ये शरीर खत्म हो जाएगा तो अगला शरीर लिया जाएगा। तो संस्कार क्या है? संस्कार इंस्ट्रक्शन है पुरुष से मूल प्रकृति के माध्यम से बुद्धि को कि ये चाहिए, और बुद्धि उसको वासना के रूप में, इच्छा के रूप में अहंकार में डालती है। अहंकार उसके अनुसार तन्मात्राएं बनाता है और वो तन्मात्राएं उस इच्छा के अनुसार पंचमहाभूत बनाती है। तो ये बहुत ही साइंटिफिक और पावरफुल प्रोसेस है और इसको समझने के बाद आप अपने जीवन में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उसकी मैनिफेस्टेशन की डिग्री, मैनिफेस्टेशन का पावर इस पे डिपेंड करता है कि आपने कितना इसको समझा है, कितना उन 3 गुणों पे कंट्रोल हासिल किया है, कितना आप पुरुष तत्व को जगा पाए हैं अपने अंदर। जितना आपके अंदर पुरुष का तत्व जागेगा उतना ये प्रोसेस आपके लिए ऑटोमेटिक फास्ट होने लगेगा। अभी इसके ऊपर किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिए। ये सबको समझ में आया? पहले मेरा सवाल ये है। जी सर, समझ में आया, पर इसको थोड़ा सा दोबारा सुनना पड़ेगा। अभी तक जो आपने बोला वो समझ में आया सर, इसीलिए क्वेश्चन नहीं है अभी, मेरा क्वेश्चन नहीं। ओके। थैंक यू। सर, जो आप ये तत्वों में बोल रहे हैं कि ये डिफरेंट होते हैं और इनमें गुणों का जो कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग होता है, उसको कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? हम्म, ये मेरे ख्याल से काफी सिंपल चीज है, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूं। हम लोग 5 ज्ञान इंद्रियों का केस ले लेते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियों में रूप को देखना और स्पर्श करना 2 अलग चीजें हैं, और साउंड को पैदा करना या सुनना अलग चीज है, और रस अलग है, गंध अलग है। ये सेम नहीं है। अगर हम ज्ञान इंद्रियों के हिसाब से देखें तो ये पांचों के फंक्शन, पांचों के कैरेक्टरिस्टिक, पांचों का नेचर अलग है। और सिमिलरली हम 5 कर्म इंद्रियों को देखें तो वो भी अलग अलग है। एक आपका स्पीच है जो कि मतलब मुंह और साथ में जुड़ी हुई कुछ ऑर्गन्स के जरिए होता है। जीभ का उसमें फंक्शन है, ऊपर के पैलेट का फंक्शन है, गले का फंक्शन है, अंदर से हवा निकल के बाहर आती है लंग से, उसका फंक्शन है।
पर इसके माध्यम से हम बोल पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, लैंग्वेज और शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर हाथ, हाथ का फंक्शन अलग है, पैर का फंक्शन अलग है। पैरों से हम चलते हैं, हाथ से हम कोई चीज को पकड़ सकते हैं, चाय के कप को, पानी के ग्लास को, प्लेट को, स्टीयरिंग व्हील को, ऐसे करके अलग अलग चीजें पकड़ी जाती हैं। और उसी तरीके से सेक्सुअल ऑर्गन्स और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के फंक्शन अलग है। ये ना हाथ से मेल खाते हैं, ना पैर से मेल खाते हैं, ना मुंह से मेल खाते हैं। बाकी आ जाइए दो इंटरनल ऑर्गन, मानस और अहंकार। मानस जो है वो एसेंशियली एक एक सेंस ऑर्गन है, और उसमें रीजनिंग होती है, उसमें तर्क का प्रयोग होता है, उसमें एनालिसिस होती है, जजमेंट होता है, लॉजिक का प्रयोग होता है। और जो अहंकार है वो एसेंशियली एक्शन एजेंट है, और वो ऊर्जाओं को मास्टर है, अक्षरों का मास्टर है। तो उसकी जो क्रिएशन है उसमें शब्दों का बहुत बड़ा रोल है। तो आप देखेंगे पहली जो तन्मात्रा है वो शब्द है, और शब्द से स्पेस बनता है, फिर स्पेस से वायु आती है, वायु से अग्नि आती है, अग्नि से जल आता है, जल से पृथ्वी आती है। तो अगर शब्द ही ना हो, अक्षरों की जानकारी ना हो, अहंकार ना हो, तो फिजिकल वर्ल्ड क्रिएट नहीं हो सकती है हमारी। तो मानस और अहंकार, इन दोनों का फंक्शन अलग है। अब फंक्शन अलग है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो सत्व, रजस, तमस, ये जो तीन गुण हैं, इनके कंपोनेंट्स अलग अलग है, मतलब इनका रेशियो अलग अलग है। 12 के 12 में अलग अलग कॉम्बिनेशन में है, इसलिए 12 के 12 का कैरेक्टरिस्टिक अलग है, फंक्शन अलग है, यूटिलिटी अलग है। अगर ये सेम होते गुण तो फंक्शन भी सेम होते, यूटिलिटी सेम होती, अपीयरेंस सेम होता। वैसा नहीं है, इसलिए ये गुण अलग अलग है, ऐसा बोला जाता है। अभी आपको क्लियर हुआ ये? हाँ जी सर, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन तो मुझे समझ में आता है, आ हम्म। रहा है, आप एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, बट गुणों का कॉम्बिनेशन कैसे चेंज हो रहा है वो नहीं समझ में आ रहा था। मतलब किसमें गुणों का, किसमें रजस और तमस ज्यादा है, किसमें क्या ज्यादा है, कम है, वो परमानेंटली एक कॉम्बिनेशन रहता है कि वो भी चेंज होता रहता है? देखिए ऐसा है कि प्रकृति में कुछ भी सेम नहीं रहता है। मतलब अगर आपको बोला जाए कि रजस, सत्व और तमस का ये कॉम्बिनेशन है, तो वो कॉम्बिनेशन स्टडी नहीं रहता है। रजस का मतलब ही है चेंज। अगर रजस है मतलब चेंज है, चेंज है तो मोमेंट टू मोमेंट तीनों गुणों का रेशियो सेम रह ही नहीं सकता है, चेंज होता रहेगा। लेकिन चेंज जो होगा वो एक दायरे में होगा, एक रेंज में होगा। न तो हमारा हाथ जो है वो पैर बन जाएगा, पैर जो है वो सिर बन जाएगा, सिर जो है वो कुछ और बन जाएगा। तो उतना तो चेंज नहीं होता है, लेकिन फिर भी चेंज होता है। अभी जैसे कहते हैं कि एक पर्टिकुलर एज के बाद, 60 70 के बाद, हस्बैंड वाइफ जो हैं वो भाई बहन लगने लगते हैं। तो इस तरह का ऑब्जर्वेशन जो होता है, और इस तरह का जो इंसिडेंट होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि वो हस्बैंड वाइफ 30 साल 40 साल साथ में बिताने के बाद एक दूसरे के गुण ले लेते हैं, कॉमन चीजें उनमें आ जाती है, और यही फिर उनके फिजिकल अपीयरेंस में भी आने लगता है, उनके बातचीत के टोन में, उनके खाने की पसंद में, उनके हैबिट्स में, वो सब शो अप होने लगता है। लेकिन
गुण कभी स्टेडी नहीं रह सकते हैं, वो फ्लक्चुएट करते रहेंगे। और क्योंकि रजस है। और जैसे योग की परिभाषा में बोलते हैं कि योग क्या है, योग है चित्त के वृत्तियों को रोकना। तो इसका मतलब वृत्तियां होती रहेंगी, फ्लक्चुएशन होते रहेंगे, फ्लक्चुएशन आप बंद नहीं कर सकते। अब जैसे एक समुद्र है, समुद्र में वेव आते रहेंगे, छोटे आए बड़े आए, आते रहेंगे जाते रहेंगे, चलते रहेंगे, उठते रहेंगे गिरते रहेंगे। अगर एक समुद्र में वेव नहीं है तो वो समुद्र ही नहीं है, उसकी समुद्र की पहचान वेव से है। तो उसी तरीके से अ, अगर वृत्तियां बंद हो गई तो चित्त नहीं रहेगा। अगर रजस नहीं है तो न सत्व होगा न तमस होगा, बिकॉज तीनों साथ में रहते हैं। जब तीनों जीरो हो जाएंगे तो पुरुष हो जाएगा, तो वहां योग हो जाएगा। इसलिए योग की परिभाषा में बोलते हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोध। अच्छा, दूसरा ये भी बोलते हैं कि अथ योग अनुशासनम, मतलब योग एक अनुशासन है, एक कंट्रोल है, एक डिसिप्लिन है। अभी अनुशासन को आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर आपके अंदर एक अणु के ऊपर भी शासन करने की ताकत आ गई है, क्षमता आ गई है, एक एटम के मूवमेंट को भी आप कंट्रोल कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, तब आप योगी हैं, तब आप पुरुष के स्टेट में हैं, तब आप कंप्लीट कंट्रोलर हैं प्रकृति के। ओके, इससे आपको समझ में आया जो मैंने कोशिश करके आपको समझाने के लिए कुछ शब्द को का प्रयोग किया है? हाँ सर, ठीक है। ओके, और किसी का क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर ये जो अभी आपने बोला एक अणु के ऊपर भी शासन, इसका कोई एग्जांपल देंगे सर? मतलब हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे मतलब? नहीं नहीं, आपके बस में नहीं है ये। जो पुरुष की अवस्था में है, जो मोक्ष प्राप्त किए हुए हैं उनके लिए है। क्योंकि एक योगी जो होता है वो अणु से लेके पूरे ब्रह्मांड तक सबको वो देख सकता है। तो एक साधारण आदमी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा दोनों नहीं देख सकता है, वो कुछ बीच का देखता है। अगर मैं देख रहा हूं तो मेरे को एक मकान दिखेगा, या सूरज दिखेगा, या आकाश का कुछ हिस्सा दिखेगा, पूरा ब्रह्मांड मेरे को नहीं दिखेगा, और मेरे को एटॉमिक लेवल पे नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मेरे में ये क्षमता है, मेरी इंद्रियां इतनी एडवांस्ड हैं, मेरा तीन गुणों पे इतना कंट्रोल है, मैं पुरुष की अवस्था में हूं, तो मेरे को दिखेगा। मेरे को एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी दिखेंगे, और मेरे को पूरा क्रिएशन भी दिखेगा। मेरा दायरा बड़ा और छोटा मैं कर सकता हूं। अभी समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। जी सर। और किसी का क्वेश्चन? क्योंकि हम लोग यहीं रुकेंगे अब, मतलब इसके आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि जो मैंने अभी लास्ट बोला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट करना। तो आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप पूछ लीजिए, या किसी को अगर कुछ बोलना है तो बोल लीजिए। इसका जो मैंने बोला उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आपका पुरुष कोई भी पॉसिबिलिटी को मूल प्रकृति से जगा सकता है, पैदा कर सकता है। और वो पैदा होके कहाँ जाएगी वो पॉसिबिलिटी? वो बुद्धि में आएगी। और बुद्धि में क्या बन के आएगी? संस्कार बन के आएगी, मेमोरी बन के आएगी, स्टोर होगी वहां पे। और स्टोर होगी तो एक टाइम आएगा जब वो निकल के बाहर आएगी।
है ना। जैसे मान लीजिए कि एक पेड़ पे आम लगे हैं, छोटी छोटी कैरियां लगी हैं, तो वो हमेशा छोटी तो रहेंगी नहीं, वो धीरे धीरे बड़ी होंगी, फिर धीरे धीरे पकेंगी, और जब पक जाएंगी तो नीचे गिर जाएंगी। तो संस्कार भी उसी तरीके का होता है। संस्कार माइंड में या चित्त में मेमोरी के रूप में रहता है, और वो जब उसका टाइम आता है वो कर्म करता है, वो एक्शन में आता है। और उसका जो एक्शन होता है वो कुछ लोगों के बीच में ही परफॉर्म होता है, सबके सामने नहीं होता है। किसी जगह पे ही, निर्धारित जगह पे ही वो परफॉर्म होता है, और किसी समय पे ही वो परफॉर्म होता है। जैसे मान लीजिए किसी के मृत्यु का संस्कार है, तो उसमें टाइम है कि कितने बजे ये होगा, तो उतने बजे होगा। जिस जगह पे होना होगा उस जगह पर होगा। जिन लोगों के बीच में वो मृत्यु होनी होगी उन लोगों के बीच में होगी। वैसे ही जन्म का संस्कार होता है, वैसे ही शादी का संस्कार होता है, वैसे ही नौकरी का होता है, बच्चे पैदा करने का होता है। जीवन में हर चीज संस्कार से ही आती है। संस्कार से कर्म आते हैं, और कर्मों से वापस संस्कार बनते हैं। तो जब तक हमारे अंदर संस्कार रहेंगे, या जब तक हमारे अंदर कर्मों का अकाउंट रहेगा, तब तक ये जीवन चलता रहेगा। संस्कार जीवन को चलाते हैं, कर्म जीवन को चलाते हैं। तो ये जो संस्कार जो बुद्धि में बैठा, उसका एक समय आएगा जब वो जागेगा और वो एक्शन में आएगा। एक्शन के लिए उसको अहंकार में उतरना पड़ेगा, वो अहंकार उस पर काम करेगा और वो इच्छा को पूरा करेगा। वो तन्मात्राएं बनाएगा, तन्मात्राएं पंच महाभूत बनाएंगी, और वो फिजिकल क्रिएशन में आ जाएंगी। तो ये सिंपल तरीका है। इस प्रिंसिपल को अगर आप समझेंगे, इस पे साधना करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, तो आपको ये पावर आने लगेगा। आप अपने जीवन में अपने अनुसार चीजों को बुला पाएंगे। ये मैनिफेस्टेशन की साइंस है। और ऊपर के लेवल पे आप कुछ भी बना सकते हो, आप एक ब्रह्मांड भी बना सकते हो। मतलब मूल प्रकृति के अंदर संभावना है ब्रह्मांड बनाने की। आपके पुरुष को ब्रह्मांड बनाना है तो आके ब्रह्मांड का चॉइस करेगा देख के। वो ब्रह्मांड का जो संस्कार है वो बुद्धि में जाएगा, बुद्धि से अहंकार में जाएगा, अहंकार से तन्मात्रा में जाएगा, तन्मात्रा से पंचमहाभूत में जाएगा। लेकिन क्या है कि इसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो ज्यादा एनर्जी कहां से आएगी? मूल प्रकृति से ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि मूल प्रकृति इनफाइनाइट एनर्जी का इटरनल सोर्स है। तो आप में वो कैपेबिलिटी फिर आपको डेवलप करनी पड़ेगी कि वो विल पावर हो, वो एनर्जी होल्ड करने की कैपेसिटी हो, उस एनर्जी पे वर्क करने की कैपेसिटी हो। कुछ लोग एक छोटी दुकान चलाते हैं, कुछ लोग 500 दुकानें चलाते हैं, कुछ लोग 500 फैक्ट्रियां चलाते हैं, कुछ लोग पूरी दुनिया चला रहे हैं। तो जो दुनिया चला रहे हैं उनकी कैपेसिटी ज्यादा है, वो ज्यादा एनर्जी खींचते हैं, ज्यादा एनर्जी आउटपुट देते हैं। तो ये सब एक मेथड, एक साइंस के बेसिस पे संभव है। अगर हम लोग ये मेथड अपने देश में प्रयोग करने लगेंगे तो हमारे यहाँ भी बड़े बड़े बिलियनर ट्रिलियनर बनने लगेंगे। 2 3 4 नहीं होंगे, हजारों में हो सकते हैं। देश का भविष्य बदला जा सकता है। सर तो ये एनर्जी लोग बिल्ड करते हैं या गिफ्टेड होती है? नहीं, ये ना तो बिल्ड होती है ना तो गिफ्टेड होती है। ये एनर्जी जो है ये मूल प्रकृति में है, इनफाइनाइट। अभी आपके पिछले जन्मों के संस्कार जो आए हैं उसमें जितना एनर्जी की कैपेसिटी है उतना आपको गिफ्टेड है।
ये पिछले जन्मों की कमाई है। और अगर आपको कुछ नहीं मिला हुआ है तो आप पैदा कर सकते हैं, और अगर आपको नेगेटिव में मिला हुआ है तो आप नेगेटिव को डिलीट करके पॉजिटिव ला सकते हैं। तो ये कौन कर सकता है? जिसको ये विद्या मालूम हो। ये विद्या क्या है? ये सांख्य की विद्या है जो हम लोग सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये विद्या जानते जानते ये एबिलिटी आती है। किसी के मन में क्वेश्चन आता है तो मैं उसका उत्तर देने को रेडी हूं। किसी को कुछ पर्टिकुलर डेवलप करना है तो कैसे होगा मैं बता सकता हूँ। सर मेरा यही क्वेश्चन था कि अगर किसी को बिल्ड करनी है ये एनर्जी तो फिर वो कैसे, मतलब उसका प्रोसेस। देखिए, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा योग में, योग सूत्रों को पढ़ना पड़ेगा। और योग सूत्रों में पूरा प्रोसेस दिया है। और वो प्रोसेस जो है वो ब्रॉडली क्या है? वो है कंसंट्रेशन का प्रयोग। कंसंट्रेशन के 3 स्टेज हैं: धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा मतलब कंसंट्रेशन, ध्यान मतलब हायर कंसंट्रेशन जिसको हम मेडिटेशन बोलते हैं, और समाधि मतलब और हायर कंसंट्रेशन जिसको इंग्लिश में टोटल अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो ये 3 जो स्टेट हैं, या ये 3 जो क्रियाएं हैं, कर्म हैं, ये इंटरनल किया जाता है, माइंड के अंदर होता है। और यहां तक पहुंचने के लिए बाहर के दुनिया में काम करना पड़ता है। उसके 5 अंग हैं। उन 5 अंगों के नाम हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम और अपर ये प्रतिहार। प्रतिहारा। राइट। तो ये प्रतिहारा। तो जब आप इनको पढ़ती हैं, इनको प्रैक्टिस करने लगती हैं, तो आपका मेंटल कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली आने लगता है। माइंड बाहर से अंदर की तरफ आने लगता है। और जब माइंड बाहर से अंदर की तरफ आता है तब धारणा, ध्यान, समाधि किया जा सकता है। बिना प्रतिहारा तक पहुंचे धारणा, ध्यान, समाधि में दिक्कत होती है बहुत। और जब हम समाधि तक पहुंचते हैं तब जिस पॉइंट पे क्रिएशन क्रिएट हुआ था, मतलब बुद्धि के स्टेज वाला, वो सात्विक स्टेट है। तो हम उस सात्विक स्टेट तक पहुंच जाते हैं। और जिस ऑब्जेक्ट को भी हम देख रहे हैं उसका हमको क्रिएशन के बिगनिंग के टाइम का नॉलेज मिलता है। हम क्रिएशन का ब्लूप्रिंट में उस ऑब्जेक्ट का ओरिजिन देख सकते हैं। तो वो हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज देता है। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज जब हम प्रेजेंट वर्ल्ड में लेकर आते हैं तो वो हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है और लोगों के ऊपर, क्योंकि उनके पास वो नॉलेज नहीं है। तो ये इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज को सिद्धि बोलते हैं। और सिद्धियों के माध्यम से आप अपने जीवन में बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो उसके लिए एसेंशियल है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के लिए एसेंशियल है पहले 5 अंग करना, और बाहर की दुनिया से डिटैच करना, वैराग्य लेना, क्योंकि पूरा वर्क इंटरनल है। और इंटरनल करके फिर ये मैजिक होता है। और किसी को भी लाइफ में एक्स्ट्रॉर्डनरी अचीवमेंट करनी है तो उसको अंदर जाना पड़ता है, हाई कंसंट्रेशन में ऑपरेट करना पड़ता है, तब मैजिकल रिजल्ट आते हैं। अभी समझ में आया आपको? जी सर। ओके। तो सांख्य जो है वो थ्योरी है, और योग जो है वो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उस थ्योरी का रिजल्ट निकालने के लिए। कुछ लोगों को सांख्य से भी रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन अगर पावर्स चाहिए, एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर्स चाहिए, तो योग के माध्यम से, कंसंट्रेशन के माध्यम से आना पड़ता है। ठीक है। जी सर। जी सर, थैंक यू सर। वेलकम।
और किसी का क्वेश्चन? तो फिर क्लोज करें। जी सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। थैंक यू।